हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने पूरे लेसन का शार्ट क्वेश्चन आंसर तैयार किया है ताकि आप लोग अच्छे से लेसन को समझ सकें। तो बच्चों, जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर किया है, उसी ढंग से राजा किसान और नगर दूसरे लेसन का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, हम क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे रहे हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सारे प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में है। पहला क्वेश्चन क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथ एवं ग्रंथ की भाषा क्या थी। बच्चों, प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथ का नाम एवं भाषा शैली क्या थी। आंसर है, ग्रंथ का नाम है धर्मशास्त्र और भाषा है संस्कृत। क्या है बच्चों, ग्रंथ धर्मशास्त्र है और भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। क्या है बच्चों प्रश्न कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। आंसर है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध, जैन और अन्य धार्मिक ग्रंथों द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कि हम चैप्टर के अंतर्गत ही बता चुके हैं, उसमें एक टॉपिक ही था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले परिवर्तन। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई परिवर्तन हुए थे, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय है, आज सिक्कों का प्रचलन है, बौद्ध और जैन धर्म का अभ्युदय है। ये सब जो चीज़ें हैं वो कब हुई थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो 16 महाजनपदों की जानकारी जिनका अभ्युदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रकाश में आए थे, इसलिए इन्हीं ग्रंथों द्वारा क्या होता है, इन पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि ये समकालीन धर्म थे और इन धर्मों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न ग्रंथों की जो रचना की गई है, उनमें तत्कालीन भारतीय इतिहास के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और अन्य धार्मिक ग्रंथ। अगला है, 16 महाजनपदों में कौन कौन से महत्वपूर्ण जनपद थे। प्रश्न क्या है बच्चों कि 16 महाजनपदों में कौन कौन से महत्वपूर्ण जनपद थे। आंसर है, वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, गांधार एवं अवंती महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से, वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, गांधार एवं अवंती महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजनपदों में कहाँ गणराज्य था, यानी कौन से महाजनपद गणराज्य के अंतर्गत आते थे और कौन से महाजनपद राजतंत्र के अंतर्गत आते थे। शासन के जो नियम होते हैं, क्या होता है, गणतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, अधिनायक तंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि
किन किन महाजनपदों में गणराज्य था। तो कौन कौन से महाजनपद गणराज्यों के अंतर्गत आते थे? वज्जी, कुरु, मल्ल तथा शूरसेन गणराज्य थे। वज्जी, कुरु, मल्ल तथा शूरसेन, इसी में से वज्जी तथा मल्ल दोनों गणराज्यों के राजकुमार थे। कौन? बौद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया, राजतंत्र। तो इन महाजनपदों में से कहाँ कहाँ राजतंत्र था? आंसर है बच्चों, मगध, वत्स, अवंती तथा कौशल में क्या था? राजतंत्र था। कहाँ कहाँ था? मगध, वत्स, अवंती तथा कौशल में राजतंत्र था और वज्जी, कुरु, मल्ल तथा शूरसेन में गणराज्य था यानी गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन, गणराज्यों में शासन किस प्रकार किया जाता था या कौन सी संस्था गणराज्यों में शासन का कार्य करती थी? आंसर है, गणराज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। कई लोगों का समूह, जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि सीटें जो हैं फिक्स हैं सभी देशों में, विधायिका की सीटें, कार्यपालिका की सीटें फिक्स हैं कि इतनी सीटें होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में चुनाव होता है, सभी राज्यों में चुनाव होता है, केंद्र में चुनाव होता है, तो फिक्स है कि यहाँ इतनी सीटें हैं, इतने विधायक चुन करके जाएंगे और इतने विधायक शासन करने के लिए आवश्यक हैं। तो ये क्या है? फिक्स है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होता था गणराज्यों में कि कई लोगों का समूह शासन करता था। ये क्या हो गया? समूह ही है ना, बहुत सारे लोग जो चुनाव जीत करके जाते हैं, शासन कार्यों में भाग लेते हैं, हमारे एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी कई लोगों का समूह होता था जिसका प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजन कहलाता था यानी राजा कहलाता था। जैसे आज के टाइम में क्या कहे जाते हैं? मंत्री। जो भी विधायक चुन करके जाता है उसे कार्यभार जो सौंपा जाता है वो विविध जो हमारे मंत्रालय हैं उनका मंत्री होता है। हम लोग मंत्री कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी तरह से उस समय जो समूह में शामिल होता था, जो शासन करने वाला समूह होता था, तो उस व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति शामिल होते थे, सबको क्या बोला जाता था? राजा बोला जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाजनपदों की कितनी राजधानियाँ थीं और सुरक्षा के क्या व्यवस्था थे? क्या क्वेश्चन है कि महाजनपदों की कितनी राजधानियाँ थीं और सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? आंसर है, प्रत्येक महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। क्या है कि प्रत्येक महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जिसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर किले का निर्माण किया जाता था। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भी क्या है कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलग से एक वो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई है, जो कि केवल सीमाओं की सुरक्षा के लिए ही मुख्यतः कार्य करता है और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती हैं, जैसे पुलिस बल है, पीएससी है, होमगार्ड्स हैं और एनसीसी है। ऐसे बहुत सारे कैडेट हैं, जो कैडेट कोर हैं, वो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। किंतु बाह्य सुरक्षा यानी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आज भी क्या होता है, एक अलग से संस्था गठित की गई है जिसे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। तो उस समय क्या होता था कि उस समय भी राजा लोग सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया करते हैं, क्योंकि
जिस भी राजा की सीमा असुरक्षित रहती है उसी पर बाह्य आक्रमण अधिक होता है, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा जो है वो आवश्यक है। नहीं तो दूसरा देश क्या करता है, आक्रमण। प्रेजेंट टाइम में देश द्वारा आक्रमण किया जाता है, उस समय आक्रमणकारी आक्रमण करते थे और सीमांत प्रांतों पर ही आक्रमणकारी, जैसा कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, या प्राचीन काल में जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी 3री शताब्दी में जो है वो सिकंदर 326 ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में आक्रमण किया था भारत पर। तो ऐसे जो लोग आक्रमण करते थे, आक्रमणकारी होते थे, वो कहाँ करते थे, सीमांत प्रांतों पर ही। जैसा कि सिकंदर का आक्रमण कहाँ हुआ था, पंजाब पर पहले हुआ था, इसके बाद वह अन्य प्रांतों पर आक्रमण किया और सफल भी रहा। तो इसीलिए सबसे पहले सीमाओं की सुरक्षा अति आवश्यक होती है। तो महाजनपदों में सीमाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था होती थी कि चारों ओर किले का निर्माण करा दिया जाता था। कहाँ कराया जाता था, नगर के चारों ओर यानी महाजनपद के चारों ओर किलों का निर्माण कराया जाता था और पहरेदार जो कि योद्धा होते थे रखे जाते थे, युवा योद्धाओं को रखा जाता था। तो इस तरह से प्रत्येक महाजनपदों की सुरक्षा की व्यवस्था किले के द्वारा, चारों ओर किले के द्वारा की जाती थी और सबकी एक राजधानी होती थी। मतलब प्रत्येक महाजनपद की अलग अलग अपनी अपनी एक एक राजधानी होती थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था। प्रश्न क्या है कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली था। तो बच्चों आंसर है मगध। जैसा कि हम चैप्टर समझाते समय आप लोगों को बताए थे कि मगध की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है उसे शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि मगध चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, नदियाँ हैं, पहाड़ी है और साथ ही यहाँ खनिज संसाधन जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और उस समय लोहे के द्वारा ही अस्त्र शस्त्रों का, उस समय क्या अभी भी होता है, किंतु उस समय लोहे की किसी भी राजा के शक्ति का संसाधन क्या होता था, अस्त्र शस्त्र। यानी उसकी सेना होती थी, सेना के लिए क्या चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, जो कि किससे बनता था, लोहे से बनता था और लोहा मगध में पर्याप्त रूप से उपलब्ध था। लोहे के लिए किसी अन्य राज्य पर मगध आश्रित नहीं था। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों के कारण, प्राकृतिक भौगोलिक सुरक्षित भौगोलिक सीमाओं के कारण, साथ ही किसी भी राज्य के उत्थान के लिए वहाँ के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्थान में राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर राजा योग्य होता है तो हर काल में, हर देश में यही स्थिति होती है कि अगर राजा योग्य हो तो देश का उत्थान होता है, अगर राजा अयोग्य होता है तो देश का क्या होता है, पतन होता है। राजतंत्र में पतन हो जाता था और लोकतंत्र में क्या होगा, देश पीछे हो जाता है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाता है, शैक्षिक स्थिति से कमज़ोर हो जाता है, यानी कि देश पीछे हो जाता है। तो महाजनपद में क्या था, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था क्योंकि यहाँ के राजा योग्य थे, सुरक्षित प्राकृतिक सीमाएं थी, लोहे के प्रचुर भंडार थे आदि। अगला, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या है क्वेश्चन बच्चों कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आप लोग छोटे क्लास में ही पढ़ चुके होंगे कि मगध में
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश किया, किसकी सहायता से किया था? कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से किया था। और नंद वंश के अंतिम शासक जो महाघमंडी शासक था, कौन था? घनानंद। घनानंद को परास्त करके मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त किया और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। इसलिए किसी किसी किताब में 321 से 322 ईसा पूर्व देता है। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस शासक को भारत का राष्ट्रीय शासक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो आंसर है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राष्ट्रीय शासक माना जाता है। वह भी प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाया, इसलिए छोटे छोटे महाजनपदों को जीत करके उसने एक विशाल मगध राज्य की स्थापना की। इसीलिए इसे पहला राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। इसने एकता स्थापित किया, एक भाषा, एक कानून लागू किया जनता के लिए, जो कि एक राज्य के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को पहला राष्ट्रीय शासक कहा जाता है और तभी से इतिहास में तिथि क्रम शुरू हुआ। अगला है अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र जो है यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है बच्चों, और इसके लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम भी हैं, जैसे विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो किसी भी नाम से कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने तीनों नाम लिख दिए हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं गुरु भी थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? हम एक साथ कई क्वेश्चन ऐड करके उसका आंसर लिख दिए हैं। तो पहला क्या बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, उनका राज्यारोहण कब हुआ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा देह त्याग कब किया गया, अर्थात चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों आंसर क्या है? चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में, गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व में, और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु संलेखना विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा। संलेखना विधि किसे कहते हैं? बिना अन्न जल के प्राण को त्याग देना संलेखना विधि कहलाती है। यह विधि जैन लोगों द्वारा अपनाई जाती थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, और उनके राज्य में, उनके शासनकाल में अकाल पड़ा था, यानी कि बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था।
तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, अन्नाभाव हो गया था। तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, यानी कि उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्यकार सौंपकर, पुत्र कौन? बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश का दूसरा शासक हुआ। तो बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और मौर्य वंश का दूसरा शासक। तो बिंदुसार को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और स्वयं श्रवणबेलगोला प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। वहाँ चले गए और बिना अन्न जल के अपना शरीर त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई? संलेखना विधि द्वारा हुई। कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। तो 4 क्वेश्चन इसमें ऐड है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन किस प्रकार होता था? प्रश्न क्या है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन किस प्रकार होता था? आंसर है कि मौर्य काल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा होता था। कितने सदस्य बच्चों? 30। और समितियां कितनी बनाई जाती थी? 6, यानी कि 5-5 सदस्य एक समिति में होते थे। 5 6 30। तो 5 सदस्यों की एक एक कमेटी बनाई जाती थी, एक एक समिति बनाई जाती थी। उसी समितियों द्वारा कार्य विभाजन कर दिया जाता था उन समितियों का। तो सभी समितियों के अलग अलग कार्य होते थे। 6 समितियों द्वारा क्या होता था? नगर का प्रशासन का कार्य किया जाता था या होता था। अगला क्वेश्चन कि मौर्य काल में शासन प्रणाली कैसी थी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजतंत्र में क्या होता है कि शासन की समस्त शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित होती हैं। राजतंत्र में राजा ही क्या होता है? सर्व प्रमुख होता है और राजा सर्वोपरि होता है, निरंकुश होता है। तो यहाँ भी क्या था? राजतंत्र था। मगध में राजतंत्र ही था ना बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, इसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार बना, फिर उसके पुत्र बने, तो मतलब कि यहाँ पर भी क्या था? राजतंत्र था। तो राजतंत्र का जैसा हमने अभी लक्षण बताया कि शासन की समस्त शक्तियाँ जो होती हैं वो राजा के आसपास ही मंडराती हैं, अर्थात राजा के हाथों में केंद्रित होती हैं। तो यहाँ भी यानी मौर्य साम्राज्य में भी क्या था कि केंद्रीयकृत शासन प्रणाली थी। केंद्रीकृत यानी राजा में समस्त शक्तियाँ निहित थी। राजा सर्वोपरि होता था। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका समस्त शक्तियों का वो क्या होता था? प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन कि नगर के प्रमुख अधिकारी को और जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रश्न क्या है बच्चों कि नगर के प्रमुख अधिकारी और जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि नगर के प्रमुख अधिकारी और जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आंसर है नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमाई। और जिले के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गुप्तचरों को क्या कहते थे और इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? यानी जो गुप्तचरी का काम करते थे उन्हें क्या कहते थे और जो गुप्तचरों का अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? तो आंसर
आंसर है बच्चों, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष और उसके अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्प महामात्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कि संगठित गुप्तचरों को तथा घुमक्कड़ गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उस समय दो प्रकार के गुप्तचर कार्य किया करते थे। एक तो संगठन बना करके कार्य करते थे और एक घूमते रहते थे। जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा, जैसे एक गुप्तचर आता है तो बताता है कि नगर में लोग सीता मैया के विषय में ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। तो ये क्या थे? नगर में घूम करके अकेले क्या करते थे? सूचना प्राप्त करते थे। और कुछ संगठित गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों से, अन्य राज्यों से सूचना एकत्रित करके राजा को पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक संगठित होते थे और दूसरा क्या होता था? घुमक्कड़। तो प्रश्न क्या है? संगठित गुप्तचरों को क्या कहा जाता था और घुमक्कड़ गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो आंसर है बच्चों कि संगठित गुप्तचरों को संस्था क्या कहते थे? संगठित गुप्तचरों को संस्था तथा घुमक्कड़ गुप्तचरों को संचरा कहा जाता था। क्या बोलते थे? संगठित गुप्तचरों को संस्था तथा घुमक्कड़ गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संचरा। इसके बाद है उपज का कितना हिस्सा। अगला क्वेश्चन, उपज का कितना हिस्सा भू राजस्व या लगान के रूप में वसूला जाता था? प्रश्न क्या है बच्चों कि उपज का कितना हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था? आंसर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। राजस्व के स्रोतों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। उसी के आधार पर हमने लिखा है, क्योंकि मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका और कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था और इसके पश्चात दोनों में संधि हो गई थी और संधि के फलस्वरूप ही किसको? मेगास्थनीज को किसने? सेल्यूकस ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने कौन सी रचना की? इंडिका। तो इंडिका जो है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि ऊपर बताए हैं। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, आचार्य, तक्षशिला का आचार्य था और उसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर शासन करने में सफल हुआ था। तो इन दोनों की रचनाएं यानी इंडिका और अर्थशास्त्र द्वारा ही मौर्य वंश पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। तो अर्थशास्त्र में वर्णित भू राजस्व के स्रोतों के माध्यम से ही हम आंसर लिखे हैं कि उपज का चौथाई या छठवां भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूला जाता था, वह भी ऐसी भूमि से जो उपजाऊ भूमि हो। यानी कि अनुपजाऊ भूमि पर यह लगान नहीं वसूला जाता था, बल्कि कैसी? उपजाऊ भूमि पर जहाँ पर कि फसल उगती थी, अच्छी होती थी, ऐसी भूमि
यानी उपज का चौथाई या छठवां भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का शक्तिशाली शासक कौन था या अशोक कौन था? मौर्य वंश का शक्तिशाली या महान शासक कौन था या अशोक कौन था या अशोक का राज्यारोहण कब हुआ? तो बच्चों, इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में, अशोक का राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व, 269 यानी 269 ईसा पूर्व में। बिंदुसार की मृत्यु, बिंदुसार यानी अशोक के पिता की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में, और 4 वर्ष पश्चात राज्यारोहण हुआ किसका? अशोक का। क्यों 4 वर्ष पश्चात क्यों हुआ था, यह हम चैप्टर के अंतर्गत आने वाले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी प्रकाश डाल दे रहे हैं कि इस विषय में इतिहासकारों के 2 ग्रुप हैं, यानी इस विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, भिन्न भिन्न मत प्रकट करते हैं, जिनमें कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि अशोक उस समय जो अवस्था निर्धारित की गई थी राजगद्दी प्राप्त करने की, उससे कम आयु का था, यानी अशोक की आयु कम थी, उम्र कम था। और कुछ लोग यह मानते हैं कि अशोक के, जैसा कि कहा गया है कि बिंदुसार की 3 रानियों में 100 पुत्र थे, तो अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया होगा उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान, इसके पश्चात ही गद्दी पर बैठा होगा, यह दूसरा ग्रुप कहता है। जो भी कारण रहा हो, अशोक 4 वर्ष पश्चात ही गद्दी पर बैठा, यानी 273 में बिंदुसार यानी अशोक के पिता की मृत्यु और 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शक्तिशाली शासक था, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है। और अशोक को महान क्यों कहा जाता है, या अशोक द्वारा युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई, क्यों की गई? अशोक जो है, अशोक द्वारा युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई। क्वेश्चन क्या है कि किस राजा द्वारा युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई? आंसर हमने लिख दिया है कि अशोक द्वारा की गई। क्यों किया गया? क्योंकि कलिंग युद्ध के दौरान अशोक का हृदय द्रवित हो गया, परिवर्तित हो गया। कारण क्या था? रक्तपात को देख करके। कलिंग युद्ध में असंख्य लोग मारे गए थे और लोगों के विलाप को देख करके, रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की घोषणा करते हुए अपनी तलवार सदा के लिए म्यान में डाल दी थी। इसीलिए इसे विश्व इतिहास में महान शासकों में स्थान प्राप्त है, क्योंकि विश्व में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि कोई राजा अपनी शानदार विजय के पश्चात अपनी तलवार सदा के लिए म्यान में डाल दी हो। केवल अशोक ही एक ऐसा उदाहरण है जो कि अपनी शानदार विजय के पश्चात तलवार सदा के लिए म्यान में डाल दी थी। इसी आधार पर अशोक की गणना महानतम शासकों में की जाती है। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? आंसर है 261 ईसा पूर्व में। तो अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था
और उस समय तक साम्राज्यवादी नीतियों का पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार द्वारा लगभग समस्त राज्यों को मगध में मिला लिया गया था। केवल कश्मीर और कलिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य थे वो मगध में नहीं मिलाए जा सके थे। दक्षिण के कुछ राज्य स्वतंत्र थे। तो अशोक ने कश्मीर और कलिंग को मगध में मिलाने का निर्णय लिया और उसने गद्दी पर बैठते ही कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, कश्मीर को मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। तत्पश्चात शासन के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। जैसा कि अभी हमने बताया कि कलिंग युद्ध के पश्चात ही उसने अपनी तलवार सदा के लिए म्यान में डाल दी, यानी कि कभी युद्ध नहीं किया। तो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है और यह एक भयंकर युद्ध था। युद्ध की विभीषिका को देख कर के ही अशोक का मन परिवर्तित हो गया था और अशोक एक महान शासक बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है? धम्म शब्द किस भाषा का शब्द है? धम्म शब्द किस भाषा का शब्द है? आंसर है धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। फिर से आंसर सुन लीजिए कि धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। उस समय बच्चों जनसाधारण की भाषा प्राकृत भाषा थी, इसीलिए बौद्ध एवं जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत एवं पाली भाषा में की गई है। इन धर्मावलंबियों द्वारा जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया गया अपने धर्म प्रचार के कार्यों में, इसीलिए जनसाधारण इन धर्मों के तरफ आकृष्ट भी हो गई थी, क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी वो क्लिष्ट भाषा थी और सबके समझ के परे थी, और प्राकृत पाली उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। इसलिए ये धर्मावलंबी यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया ताकि उनकी बातें जनसाधारण को आसानी से समझ में आ जाएं, और अपने उद्देश्य में ये दोनों सफल भी हुए और जैन तथा बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। अगला है भब्रू शिलालेख में किस शिलालेख में क्वेश्चन रहेगा, किस शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख है? तो आंसर है भब्रू। किस शिलालेख में? भब्रू शिलालेख में। भब्रू शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि अशोक ने धर्म या धम्म प्रचार के लिए कहाँ कहाँ दूत भेजे थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक का महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसमें सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में उसने अपने राजदूत भेजे थे। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र पुत्री
को भी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु उसने जनता पर कभी भी अपना व्यक्तिगत धर्म थोपने का प्रयास नहीं किया था। और अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर को समझाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है। इतना क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लेना और रिवाइज करते रहना, और वीडियो के आधार पर लघु क्वेश्चन बना करके उसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा।